हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एआई का यूनिट 3 कंप्लीट यूनिट 3 इन वन शॉट। तो यूनिट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी तक यूनिट 1 यूनिट 2 की भी वन शॉट्स अपलोड करी हुई हैं। साथ में मैं धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स की वन शॉट्स अपलोड कर दूंगी। बहुतों की ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है और बहुतों की होगी। सो इफ यू वांट टू चेक दैट, तुम वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मैं लिंक्स डाल दूंगी एंड यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट गेम प्लेइंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखो, तुमने चेस का गेम हमेशा खेला होगा, या फिर चेस का गेम भी नहीं, कभी कभार बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर तुम अपोनेंट एक कंप्यूटर चूज करते हो, राइट? अपना अपोनेंट एक कंप्यूटर चूज करते हो। तो गेम प्लेइंग क्या है कि हम एआई को ऐसे ट्रेन करें कि वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले, है ना, सारे पॉसिबल मूव्स ले और सब कुछ देखे अपने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करे। ठीक है, ये टोटल ये जितना भी चीज है ये गेम प्लेइंग ही है कि एआई को ट्रेन करें कि उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जाए, खुद को इवेल्युएट करे। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल मूव्स को देखे, बेस्ट आउटकम कि क्या मूव करने पे उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा वो सर्च करे। दिस इज व्हाट गेम प्लेइंग इज। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो गेम प्लेइंग इन एआई refers to the process of designing intelligent agents that can make decisions in competitive environment by evaluating different possible moves and outcomes using search algorithms and heuristic searches। ये heuristic searches वगैरह हम देखेंगे। समझ आया? इतना बस यही गेम प्लेइंग है। ठीक है, अगर इनफॉर्मल डेफिनेशन देखें तो तुमने चेस का गेम खेला हुआ है, तुम्हारे ओपोनेंट कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर मोस्टली जीतता है अगर तुम वो क्या करते हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर हार्ड कर दो तो कंप्यूटर मोस्टली जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से सारे मूव्स देखेगा कि तुम कितने भी मूव्स चलो, उसके पास एक उससे बेटर मूव होगा टू विन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नीचे। अगर एक बहुत डिटेल मैनर में थ्योरी देखूं तो सबसे पहले मुझे बताओ गेम होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में गेम होगा क्या? गेम के अंदर सबसे पहले कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली सिचुएशंस होगी, राइट? अगर तुम चेस खेल रहे हो तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारी वो क्या होगी, तुम जीतोगे कब? जब तुम किंग को मार देते हो, राइट? ऐसे करके गेम जब भी हम खेलते हैं हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, हमेशा से देखना, अगर तुम कोई हॉरर गेम खेल रहे हो, तुम्हें स्केप करना पड़ेगा, है ना, प्रिजन स्केप करोगे या समथिंग करोगे। सो गेम में हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होती है। साथ में गेम के अंदर बहुत सारे सारे प्लेयर्स होते हैं, और अगर एआई के टर्म्स में बात करें तो एजेंट्स होते हैं। और हर प्लेयर के पास कुछ मूव्स होता है, या तो वो आगे चलेगा, या फिर वो पीछे चल पाएगा, या फिर वो लेफ्ट चल पाएगा या राइट चल पाएगा, ऐसे मूव्स होते हैं। साथ में हमारे पास कुछ स्टेट्स होती है। जैसे एक हमारे पास विन स्टेट होती है, वो हमें कब मिलती है? जब हम फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अगर कोई प्लेयर लास्ट लेवल तक चला गया तो वो जीत जाएगा, या फिर अगर एक स्केप करने का गेम है तो अगर कोई प्लेयर डोर तक चला गया तो वो जीत जाएगा। तो वैसे अगर वो फाइनल स्टेट तक चला गया तो वो जीत जाएगा प्लेयर। ठीक है, साथ में गेम्स के अंदर हमारे कुछ रूल्स और सेट ऑफ एक्शंस भी होता है। ठीक है, अगर बेसिक सी चीज देखें तो गेम इज लाइक अ इन्वायरमेंट, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन क्रिएट्स देयर। साथ में गेम के अंदर एजेंट्स होते हैं, मूव्स होते हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, और एक विन स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है, ये सारी चीजें। अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं, जैसे चेस हो गया, लूडो, पोकर, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स है। कुछ गेम्स में कोई रैंडमनेस नहीं होती, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। कुछ में रैंडमनेस हो सकती है, जैसे अगर मैं डाइस की बात करूँ तो डाइस को कभी भी थ्रो करेंगे तो कुछ में रैंडम आउटपुट आ सकते हैं, राइट? बट अगर मैं बात करूँ चेस की, तो चेस में ऐसा नहीं है, हम किसी को भी कभी भी कितना भी कदम चला दे, फिक्स चीजें होती है। इतना समझ आ गया? अब एक गेम के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैंने थोड़ा सा तुम्हें समझाया, थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। गेम के अंदर सबसे पहले हमारे स्टेट्स होते हैं। जैसे एक होता है हमारा इनिशियल स्टेट, जहां से हम बिल्कुल शुरू करते हैं। अगर तुमने लूडो खेला होगा, क्योंकि सबने खेला होता है, तो इनिशियली हमारा क्या होता है, ऐसे चार बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, और हमारी रेस्ट पर गोटियां होती हैं अपने अपने चार बॉक्सेस के अंदर। तो जब गेम स्टार्ट होने से पहले जो चीज होती है, दैट वाज अवर इनिशियल स्टेट, जहां से गेम शुरू होगा। उसके बाद हमारे पास प्लेयर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, मैक्स एंड मिन। ये मैक्स एंड मिन हम आगे पढ़ेंगे, कॉज इसी पर हमारा मिन मैक्स एल्गोरिदम है।
उसके बाद आता है सक्सेसर फंक्शन। दिस सक्सेसर फंक्शन हेल्प्स अस इन डिटरमाइन व्हाट इज द पॉसिबल मूव्स फ्रॉम अ स्टेट। अगर मैं इनिशियल स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना चाहती हूँ या गोल स्टेट पे जाना चाहती हूँ, तो मुझे जो भी पॉसिबल मूव्स पता चलेंगे, जैसे सपोज कि मेरे यहाँ पर हाथी है, इधर वजीर है। अब मुझे मेरी टर्न है चलने की, तो मुझे कहीं पर तो चलना पड़ेगा। तो मैं अपने पॉसिबल मूव्स देख सकती हूँ कि मैं हाथी भी चल सकती हूँ, मैं वजीर भी चल सकती हूँ, है ना? तो ये जहाँ पर भी मुझे सारे पॉसिबल मूव्स दिख रहे हैं, दिस इज माय सक्सेसर फंक्शन। टर्मिनल स्टेट इज द एंड ऑफ द गेम। सो वी हैव टू स्टेट्स, इनिशियल एंड टर्मिनल। टर्मिनल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द गेम, सॉरी, इनिशियल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द गेम एंड टर्मिनल इज द एंड पॉइंट ऑफ द गेम। देन हमारे पास होता है एक यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी मतलब वन ही होता है ना? यूटिलिटी मतलब वन होता है। तो यूटिलिटी फंक्शन का मतलब होता है कि हमारा आउटकम से हमें कितने स्कोर्स मिले। अगर हम जीते तो हमें एक स्कोर मिल गया, अगर हारे तो -1 स्कोर हो गया। सो दिस इज यूटिलिटी फंक्शन। तुम गेम खेल रहे हो, तुम जीत गए तो 1 पॉइंट मिलेगा, है ना? हार गए तो -1 हो जाएगा, वैसे। सो दिस इज यूटिलिटी। ओके। ना अब गेम प्लेइंग में हमारा सबसे एक दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जो एआई एजेंट्स यूज करते हैं गेम्स को खेलने के लिए। तो उन्हीं में से एक होता है हमारे पास मिन मैक्स एल्गोरिदम। ठीक है। मिन मैक्स एल्गोरिदम, सबसे पहले तो ये वाला जो मिन मैक्स एल्गोरिदम है, ये हमेशा तब यूज होगा जब दो प्लेयर्स गेम को खेल रहे हैं। तो मिन मैक्स में हम चेस में चेस में यूज कर सकते हैं दीज एल्गोरिदम्स। टिकटॉक में यूज कर सकते हैं, नॉट टिकटॉक, टिक टैक टो वाले गेम में यूज कर सकते हैं, चेकर्स में यूज कर सकते हैं, कोई भी टू प्लेयर गेम है उसके अंदर अगर हमें कंप्यूटर डालना है कि कंप्यूटर के साथ अपोनेंट गेम खेल सकता है, तो वहां पर हम मिन मैक्स एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। अब देखो, मिन मैक्स एल्गोरिदम में दो चीजें होंगी, नाम से समझ आ रहा है। एक होगा मिन और एक होगा मैक्स। एक होगा मिन और एक होगा मैक्स। तो देखो, नाम से क्या समझ आ रहा है कि जो मैक्स है ना, वो हमेशा जीतने की कोशिश करेगा, विन करने की कोशिश करेगा कि उसके सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर्स हो। और मिनिमम क्या करेगा? मिनिमम क्या हारने की कोशिश थोड़ी ना करेगा, गेम में कौन हारने की कोशिश थोड़ी ना करता है। हाँ, गेम में कोई हारने की कोशिश नहीं करता। तो मिन क्या करेगा? मिन का काम होगा कि वो खुद का ना देखे, उसका मेन मोटिव खुद को जीतना नहीं होगा, उसका मेन मोटिव होगा मैक्स को जीतने ना देना। तो जो मेन को होता है, उसका मेन काम होता है ट्राइज टू स्टॉप मैक्स, कि मैक्स कैसे भी करके रुक जाए। जैसे तुमने ये वाले गेम देखे होंगे, जीरो क्रॉस वाले। समटाइम्स क्या होता है कि इधर किसी का क्रॉस बन रहा है दो, और तुम्हारे अपोनेंट का इधर जीरो बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है स्टेज अभी। अब बारी इसकी चलने की है, पर ये क्या देखेगा? सपोज इसका नहीं बन रहा है, इसका इधर जीरो, इसका नहीं बन रहा। ये क्या देखेगा कि अब कहीं पर भी वो चलेगा तो देयर आर चांसेस कि वो जीते ना जीते। बट अगर नहीं चला तो ये वाला जीत जाएगा, है ना? तो मेन एल्गोरिदम देखेगा कि इसको नहीं जीतने देना, तो वो इधर अपना क्रॉस लगा देगा सो दैट ये वाला प्लेयर ना चल पाए। ठीक है। तो मैक्स इज लाइक, देखो, मेन काम, तुम जब गेम खेलते हो तुम्हारा क्या फोकस होता है कि पहले तो तुम सबसे ज्यादा स्कोर करो, दूसरा कोई और ज्यादा स्कोर ना कर पाए, है ना? तो तुम उसको रोकोगे स्कोर करने से। दैट इज व्हाट मिन मैक्स एल्गोरिदम। व्हाट वी हैव इन दैट, टू प्लेयर्स, वन इज मैक्स, वन इज मिन। मैक्स वांट्स टू विन एंड मिन ट्राइज टू स्टॉप मैक्स। क्लियर? अपना मैक्स नहीं, किसी और का मैक्स। नाउ हाउ इट वर्क्स, ये एल्गोरिदम हम देखते हैं। द एल्गोरिदम एज्यूम बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली। ठीक है, मैक्स क्या करेगा? मैक्सिमाइज करेगा अपने स्कोर्स को। मिन करेगा, मिनिमाइज करेगा मैक्स के स्कोर को, है ना? मिनिमाइज करेगा मैक्स के स्कोर को। अभी धीरे धीरे मैं जब पढ़ूंगी पूरा एल्गोरिदम, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, है ना? अभी नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके। देखो, दिस इज लाइक, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, दिस इज मोर लाइक अ ग्लिम्स। ये वाला टॉपिक दोबारा भी आने वाला है पूरा डिटेल में, जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नोट्स बनाकर। तो नहीं भी समझ आ रहा तो रिलैक्स रहो, आएगा समझ, नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगी, चिंता नहीं करना। ओके। ओके। तो मिनी मैक्स में क्या होता है? देखो, सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे अप्रोचेज है ना? बहुत सारे सपोज पॉसिबल मूव्स है कि ये मेरे पास एक नोड है, इधर से मैं ये वाला मूव भी चल सकती हूँ, अभी ये वाला मूव भी चल सकती हूँ, ये वाला मूव भी चल सकता है। आई कैन ऑल्सो गो टू दिस मूव, राइट? अब देखो, ये है मेरा रूट नोड। मिन मैक्स एल्गोरिदम में सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारे पॉसिबल मूव्स को जनरेट कर लेते हैं, जैसे इधर हमने कर लिए। लाइक अगर मैं बीचों बीच हूँ, ये मेरा हाथी है, हाथी मेरा इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, ऊपर भी चल सकता है और नीचे भी चल सकता है।
तो इस तरीके से मैं अज़्यूम करती हूँ ये मेरा हाथी है और जितने भी पॉसिबल मूव्स थे उनको मैंने इधर बना लिया। नाउ अब मुझे क्या करना है, यूज़ यूटिलिटी वैल्यूज़ एट लीव्स, है ना? अब मैं क्या क्या करूँगी, यूटिलिटी वैल्यूज़ को यूज़ करूँगी कि अगर इस मूव को चल के मैं जीती तो मुझे स्कोर मिलेगा +1, इस मूव को चल के जीती तो अगेन +1, अगर इस मूव को चली मैं और ड्रॉ हो जाता है गेम तो मुझे 0 स्कोर मिलेगा और इस मूव को चल के मैं हार गई तो देयर आर चांसेस, मतलब इस मूव को चलिए और देयर आर चांसेस कि मैं हार गई तो मुझे -1 स्कोर मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये 3 स्टेप्स थे मिन मैक्स के, पहले रूट नोड निकालिए, मूव्स देखे और फिर यूटिलिटी की। अब हमें क्या करना है कि हम बैक ट्रैक करते हैं वैल्यूज को। तो जो मैक्स नोड होती है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम चिल्ड्रन आते हैं और मिन नोड्स में सबसे ज्यादा मिनिमम ऑफ चिल्ड्रन आता है। ये वाली जो चीज है ये अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो इस पर इतना ध्यान नहीं देना। बस ये तो मैंने ऊपर से ओवरव्यू कर दिया मिन मैक्स एल्गोरिथम का, बाकी आगे अगेन ये चीज डिटेल में आएगी। और ये गेम प्लेइंग का भी कॉन्सेप्ट है तो मैंने गेम प्लेइंग के अंदर भी करवा दिया, अलग से भी तो मैं करवाऊंगी। अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होती है? देखो अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होता है, ओके मैं अभी तुम्हें समझाती हूँ। मिन मैक्स एल्गोरिथम में क्या था, सपोज मेरे पास कोई भी हाथी है, मैं बोलूँ हाथी कितने कदम चलेगा, तो देयर आर चांसेस हाथी लेफ्ट भी चल सकता है, राइट भी चल सकता है, अप भी चल सकता है, डाउन भी चल सकता है ना? अब सपोज हाथी ने लेफ्ट चला तो मैं दोबारा देखूंगी कि हाथी अप भी चल सकता है, डाउन भी चल सकता है, राइट भी चल सकता है, अगेन लेफ्ट भी चल सकता है। फिर यहाँ से मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगी, अप भी चल सकता है, डाउन भी चल सकता है, लेफ्ट भी चल सकता है, राइट भी चल सकता है, अप भी चल सकता है, डाउन भी चल सकता है, लेफ्ट भी चल सकता है, राइट भी चल सकता है। तो जब इतने पॉसिबल उसमें ब्रेक करते हैं, दिस इज मिन मैक्स एल्गोरिदम, है ना? इतने उसमें ब्रेक करते हैं, दिस इज मिन मैक्स एल्गोरिदम। पर अगर मुझे पता है कि अगर इनिशियली मेरा ऐसे था, एलिफेंट इधर था, अगर ये स्टार्टिंग में लेफ्ट चल जाता है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर कोई है जो इसको किल कर सकता है। तो मुझे यहीं पर पता चल गया है कि अगर मेरा हाथी एलिफेंट लेफ्ट चलेगा तो वो मारा जा सकता है। लेकिन मिन मैक्स एल्गोरिदम में फिर भी मैं उस ब्रांच को फर्दर एक्सपेंड करती रहती हूँ। ठीक है? इतना क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो आगे समझ आएगा, वही मैं बोल रही हूँ, इतना चिंता नहीं करना, समझ आएगा, बस सुनो ध्यान से। इसको मैं एक्सपेंड करती रहती हूँ फर्दर। तो ये होता है मिन मैक्स एल्गोरिदम में। लेकिन अल्फा बीटा प्रोनिंग में क्या पता है मुझे कि भाई ये जो है ना, इससे तो मेरा एलिफेंट मर ही जाएगा, एलिफेंट मर ही जाएगा। तो इससे मुझे ना मिनिमम मतलब मैक्सिमम तो किसी भी उसमें नहीं मिलना पॉसिबल केस में। तो मैं इसको फर्दर एक्सपेंड ही नहीं करूँगी और वहीं पर रुक जाऊँगी। ठीक है? क्योंकि अगर मैं लेफ्ट को तो वैसे भी नहीं चूज़ करने वाली। अगर मैं अपने एलिफेंट को मूव करवा रही हूँ, लेफ्ट पे चूज़ करूँगी तो वो तो मर ही जाएगा, तो लेफ्ट तो मैं वैसे ही नहीं चूज़ करने वाली। फिर एक्सपेंड करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने का फ़ायदा क्या है? बस इतना सा चीज़ है। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग इज़ लाइक फास्टर वर्ज़न ऑफ मिनिमैक्स, जहाँ पर हम वो ब्रांचेस कट कर सकते हैं जिनको हम चूज़ नहीं कर रहे। ठीक है? तो अल्फा हमें बेस्ट वैल्यू दे देती है फॉर मैक्स की, मतलब देखो अल्फा बीटा प्रूनिंग में अल्फा इज़ लाइक अ बेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और बीटा इज़ लाइक द मिनिमम वैल्यू जो अब तक हमारे पास आई। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ देखो, 1 सेकंड। तो मिन मैक्स एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है? देखो, हमने यहाँ पर मैक्स लिया एक नोड और बाकी 2 मिन ली। अब मेरे पास ये 3 नोड्स हैं तो इसमें से हम सबसे मिनिमम वाली चूज़ करेंगे व्हिच इज़ 1, इधर सबसे मिनिमम वाली चूज़ करेंगे व्हिच इज़ 2, ओके? एंड फिर हम क्या करेंगे, ये 12 है, 3 नोड्स है ना, ये 12 ओके। यहाँ पर इसने ने बोला, देखो अभी मैं अगेन बोल रही हूँ, बस ये एग्जांपल जैसा है, तो ये मत सोचना समझ नहीं आ रहा, आएगा तो बस सुनते रहो। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम से है, ठीक है? अगर अभी मैं तुम्हें एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, ये कैसे वर्क करता है। सपोज तुम्हारे पास नोड्स हैं 3, 12 एंड दिस वन इज 8, और यहाँ पर है तुम्हारे पास 2, 4 और 6। तो मिन मैक्स एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा? इसमें से जो भी मिनिमम है क्या है 3, और इसमें से जो भी मिनिमम है 2, उसका हमें क्या करना है, मैक्स करना है। तो 3 और 2 का मैक्स क्या हो जाएगा, 3, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट वही है हमारे पास। हम प्रूव कब करते हैं, जब हमारी बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू अल्फा होती है। ठीक है, बीटा इज फॉर मिनिमम और अल्फा इज फॉर मैक्सिमम। तो अगर मिनिमम बहुत छोटा या फिर छोटा आ रहा है या बराबर आ रहा है मैक्सिमम के, तो हम प्रूव कर देते हैं।
ओके, यानी कि आगे उसको फिर फर्दर एक्सप्लेन नहीं करते। उसके बाद हमारे पास यूटिलिटीज कोर्स होता है, वो सब तो देख ही लिया। तो अगेन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसका हम डायरेक्ट थ्योरी पार्ट पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जाते हैं इनमें। ओके, व्हाट इज द गोल ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिदम? अगर क्वेश्चन आता है कि मिन मैक्स एल्गोरिदम का मेन काम क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, अपने अपोनेंट से ज्यादा अच्छे मूव्स चाहिए, है ना? सो दैट वी कैन विन और चांसेस ऑफ अवर विन इज मोर। So, for selecting the best moves, for assuming the best moves as compared to our opponent, and we are assuming कि हमारा opponent भी optimally खेल रहा है, तो हमें best moves चाहिए. That's why we are using Minimax algorithm. What is the difference between Min-Max and Alpha Beta? देखो, Min-Max में हम क्या करते हैं, हम सारे nodes को, सारे branches को expand करते हैं. Alpha Beta में जब हमें पता चल जाता है कि एक particular branch हमारे काम की नहीं है and we are not selecting that, तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे और प्रोनिंग कर देंगे। ये आगे आएगा। नाउ व्हाट इज अ जीरो सम गेम? जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है? जीरो सम गेम इज लाइक कि अगर एक प्लेयर ने +5 गेन करा किसी चीज से, तो दूसरे प्लेयर का तुरंत -5 हो जाएगा। ठीक है? तो ये मेरा प्लेयर है, अज्यूम करो ये मेरा प्लेयर है, ठीक है? -5 हो जाएगा, यानी कि जीरो सम गेम इज लाइक कोई, मैं जितना अर्न कर रही हूँ मेरा अपोनेंट उतना लूज कर रहा है। अ गेम वेयर वन प्लेयर्स गेन इज अनदर प्लेयर्स एग्जैक्ट लॉस। ठीक है? अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आईपीयू में आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द मिनिमैक्स एल्गोरिदम विद एग्जांपल, ये पूछा जाएगा। तो तुम मिनमैक्स को बता सकते हो, कहाँ पर यूज होता है ये बता सकते हो। समटाइम्स शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग पे, और कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं ये ऊपर नोट्स में है, तुम ये देख सकते हो। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ गेम इन एआई? हमने बात की थी कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। स्टेट्स होता है, इनिशियल होता है, टर्मिनल स्टेट होता है, सक्सेसर फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, प्लेयर, ऑल आर दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ गेम। नाउ एक्सप्लेन द मिन मैक्स एल्गोरिदम विद एग्जांपल। यही पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है? तो अभी जो मैंने तुम्हें मिन मैक्स एल्गोरिदम और अल्फा प्रूनिंग वगैरह वगैरह समझाया था, वो बहुत शॉर्ट में था। अब थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर 10 नंबर से पूछा तो क्या करोगे। तो यहाँ पर मिनमैक्स एक डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है जो कि 2 प्लेयर गेम्स में हम खेलते हैं यूजुअली, जहाँ पर हम अज्यूम करते हैं हमारा अपोनेंट ऑप्टिमल मूव्स खेल रहा है, ठीक है? और दोनों प्लेयर्स परफेक्टली खेल रहे हैं। एक प्लेयर क्या करेगा, ट्राई करेगा मैक्सिमाइज करने का स्कोर्स को, दूसरा प्लेयर ट्राई करेगा मिनिमाइज करना मैक्सिमाइज वाले स्कोर्स को, कि अगर मेरा अपोनेंट ज्यादा स्कोर चाहता है तो मेरा एम होगा उसके स्कोर्स को मिनिमाइज कर देना। गोल क्या होता है? मैक्स ट्राइज टू मैक्सिमाइज द स्कोर, मिन ट्राइज टू मिनिमाइज द स्कोर। तो गोल क्या है? मैक्स क्या ट्राई करेगा कि उसके स्कोर सबसे ज्यादा हो, और मिन ट्राई करेगा कि मैक्सिमाइज के स्कोर सबसे कम हो। ठीक है? ये सारी चीजें हमने बात की थी, सेम चीजें पढ़ी थी। रूट नोड से स्टार्ट करना है, सारे पॉसिबल मूव्स को देखना है, उसके बाद यूटिलिटी मार्क करनी है सबको, और फिर मिनिमम नोड से जाके जिस भी नोड के सबसे मिनिमम चाइल्ड। ओके, तो अब यहाँ पे एक मैं क्लियर डायग्राम बना दिया मैंने, सो दैट तुम्हें मिन मैक्स एल्गोरिदम अच्छे से समझ आए। यहाँ बताओ, देखो जब भी हम गेम खेलते हैं हमारे पास एक प्लेयर 1 होता है और एक प्लेयर 2 होता है, और पहला एक चांस प्लेयर 1 चलता है और एक चांस प्लेयर 2 चलता है। यही हमेशा होता है। प्लेयर 1 को हम मानते हैं कि वो हमारा मैक्स है, यानी कि प्लेयर 1 फोकस कर रहा है कि वो सबसे ज्यादा स्कोर्स अर्न करे। पर प्लेयर 2 का काम है कि जो मैक्स है उसके स्कोर्स को कम करना, यानी प्लेयर 2 है मेरा मिन। तो एक बार जो फोन है, सपोज फोन में गेम खेल रहे हैं, तो एक बार फोन आ रहा है प्लेयर 1 के पास विच इज अवर मैक्स, दूसरी बार फोन आ रहा है मिन के पास, और एज्यूम करते हैं तीसरी बार में फोन आया मैक्स के पास और गेम हो गया ओवर। ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ट्री बनाया, जहां मैंने सबसे पहले सारे के सारे पॉसिबल जितने भी स्टेप्स थे, जितने भी पॉसिबल मूव्स थे, वो मैंने सारे लिख दिए। अब मिन मैक्स एल्गोरिथम की हेल्प से मुझे पता करना हो कि कौन कब कैसे चलेगा, तो वो मैं कैसे पता कर सकती हूँ? देखो, हमने यहाँ पर स्कोर्स लिखे कि लास्ट में अगर हम ऐसे चलते, डी चलते, यानी कि ए से बी, बी से डी जाएंगे, तो या तो मेरे पास चांसेस है कि मेरा स्कोर -1 होगा या फिर मेरा स्कोर 8 होगा।
देयर आर चांसेस कि स्कोर या तो -1 हो या फिर 8 हो। अब मुझे बताओ कि अगर लास्ट में हमारा गेम जो था वो मैक्सिमम वाला खेल रहा था, तो वो कौन से मूव पे जाएगा? वो जो हमें -1 स्कोर दिलवाएगा या वो जो हमें 8 स्कोर दिलवाएगा? ऑब्वियसली वो तो चाहेगा हमारा स्कोर मैक्सिमम हो, तो वो तो 8 वाले पे जाएगा, वो तो उसी पे जाएगा जो हमें मैक्सिमम स्कोर दे। सेम विथ -3 और -1 में से वो किस पर जाएगा? वही जो हमें मैक्सिमम स्कोर दे, यानी -1, है ना? अगर उसको लगता है, मतलब वो अज्यूम कर रहा है कि चलो अज्यूम करते हैं उससे पहले वाले प्लेयर ने सी मूव चला, सी के बाद उस पे एक चांस है कि या तो वो एफ पे जाए या फिर जी पे जाए। अगर वो एफ पे जाता है तो या तो उसको 2 स्कोर मिल सकता है या फिर 1। तो अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम उसको 2 स्कोर्स मिल सकता है, और अगर वो जी पे गया तो -3 और 4 में से मैक्सिमम उसको 4 स्कोर्स मिल सकता है। तो दीज आर द चांसेस जहां पर ये लिखा होगा कि या तो उसको 8 स्कोर मिलेगा, -1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे करके स्टेप्स पे लिखा हुआ है। अब ये क्लियर हो गया। अब इससे पहले अगर हम माने मिनिमम, इससे पहले जो हमारा गेम था, मैक्स से पहले जो खेल रहा होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम ने ये मूव्स देखे कि अगर मैं बी से करती हूँ तो देयर आर चांसेस वो बी के बाद या तो डी मूव चल सकता है या ई मूव चल सकता है ना? मैं यहाँ पर रिज्यूम करती हूँ कि बी से मिनिमम स्कोर अगर मुझे मिनिमम स्कोर चाहिए तो मैं चाहूंगी कि वो बी से ई पर जाए, सो दैट मेरा मिनिमम स्कोर -1 हो जाए, या फिर वो सी से एफ पे जाए, मतलब मैक्सिमम स्कोर्स। यहाँ देखो, इसको चाहिए मैक्सिमम, कि कुछ भी हो जाए इसको मैक्सिमम चाहिए, पर हम चाहते हैं कि अगर हम सी पर गए तो मिनिमम स्कोर्स कितने इसको मिल सकते हैं, दैट इज 2। मिनिमम स्कोर्स कितने इसको मिल सकते हैं, दैट इज 2। और अगर मिनिमम से पहले मैक्सिमम वाला खेल रहा था, तो मैक्सिमम वाला अज्यूम करेगा कि अगर मैं अभी ए पर हूं तो मिनिमम ट्राई करेगा कि या तो मेरा स्कोर -1 हो या फिर 2 हो। तो दोनों में से जो मैक्सिमम स्कोर मेरे पास आएगा, देयर आर चांसेस कि वो आए 2। तो इस तरीके से ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये सॉल्व होता है। तो देखो, यही बस इतना सा, ये जो हमारा एल्गोरिदम है, मैक्सिमम मूव सिलेक्ट करना, मिनिमम मूव सिलेक्ट करना, यही बस हमारा मिन मैक्स एल्गोरिदम होता है। ठीक है? अब आते हैं अपने नोट्स में जो मैंने बनाए थे। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, ये जो हम मिन मैक्स एल्गोरिदम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग इट। यहाँ देखो, मिन मैक्स एल्गोरिदम इज यूज्ड टू चूज द बेस्ट पॉसिबल मूव। ये मैंने पहले भी पढ़ा है, दोबारा इसे बोलूं ताकि समझ आ जाए। जीरो सम वाले केसेस में कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, ऐसे वाले केसेस में ये सबसे बेस्ट वर्क करता है। या फिर जहां पर बहुत सारी परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, उन वाले केसेस में दिस एल्गोरिदम्स वर्क वेरी नाइसली। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अगेन हम देखते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं या फिर बार बार आ सकते हैं। यहाँ देखो, अल्फा बीटा प्रूनिंग और टाइप्स ऑफ गेम्स। तो अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ था पहले भी, अभी ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दोबारा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, अल्फा बीटा प्रूनिंग में हमने इतना देखा था कि इट इज लाइक अ ऑप्टिमाइज मिनिमैक्स एल्गोरिदम, है ना? यहाँ पर हम बस वो ब्रांचेस एलिमिनेट कर देते हैं जहां पर हम जा ही नहीं सकते, या फिर जिनका होना ना होना एक ही समान है, लाइक उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उन वाली ब्रांचेस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अभी देखो, अभी जब ग्राफ वाले उस पे लेके जाओगे तो समझ आएगा। तो अल्फा का मतलब होता है बेस्ट वैल्यू सो फार फॉर मैक्सिमम, और बीटा का मतलब होता है बेस्ट वैल्यू फॉर सो फार फॉर मिनिमम। यानी कि जैसे मैंने देखा था, यहाँ पर हम ऐसे ब्रांचेस डिवाइड करते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो अल्फा का मतलब होगा मैक्सिमम होने के लिए सबसे बेस्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 इज लाइक अल्फा। मैक्सिमम के लिए सबसे बेस्ट वैल्यू इज अल्फा, और मिनिमम के लिए अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो 1 होती। तो मिनिमम यानी कि बीटा के लिए बेस्ट वैल्यू, मिनिमम के लिए बेस्ट वैल्यू इज बीटा। इतना समझ आ गया? और हम उस ब्रांच को तब प्रूव करते हैं जब बीटा लेस देन इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि जब मिनिमम छोटा या बराबर होता है मेरे मैक्सिमम के। ठीक है? उस मूव को हम फर्दर सिलेक्ट नहीं करते। मिनिमम अगर बहुत छोटा आ रहा है मेरे मैक्सिमम से, बहुत छोटा आ रहा है और बराबर आ रहा है, तो उस मूव को हम फर्दर सिलेक्ट नहीं करते। ऑब्वियसली ये तो थ्योरी वाली चीज है, जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। तो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, अब हम आ गए अल्फा बीटा प्रोनिंग में।
अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम के लिए हमें बेस्ट नोड चाहिए होती है जो मैक्सिमम आउटपुट दे, और मिनिमम के लिए वी रिक्वायर अ मिनिमम नोड, एक बेस्ट मिनिमम नोड, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम इसको ऐसा कर लेंगे कि स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ मेरा अल्फा है, देन फिर बीटा के मूव्स होंगे, फिर अल्फा के मूव्स होंगे, देन वी हैव बीटा के मूव्स, ये सारे अल्फा के मूव्स है, ये वाले जो रेड्स है ये, these are alpha के moves, then we have beta moves, then we have terminal। टर्मिनल हमने पढ़ा लास्ट का। अब देखो अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इनिशियली मानो अल्फा था, अल्फा टर्मिनल 2 पे आया, 2 पे आया, अब यहाँ हमारे पास आ रहा है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर मेरा मिनिमम अगर मुझे कोई सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही पता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलता है। मुझे अभी सिर्फ 2 मिनिमम पता है, हम सिर्फ ऐसे जा रहे हैं, इधर, देन फिर इस नोड को जाएंगे, देन इस नोड को जाएंगे, तो अभी मुझे सिर्फ 2 पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। अभी मेरा मिनिमम क्या है, 2। अभी मैंने क्या करा है, इस नोड पर मैं नहीं गई हूँ, अभी मैंने सिर्फ इस नोड को ट्रैवर्स करा था, इस वाली नोड पे मैं नहीं गई हूँ। तो अब मेरा काम क्या है, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या मुझे इस वाली नोड को ट्रैवर्स करने की जरूरत है। मैं क्या करूंगी, मैं चेक कर लूंगी कि अभी जो मेरा मिनिमम आ रहा है और जो मुझे इधर टर्मिनल पे मिलेगा, उसमें से मेरा मिनिमम कौन सा एक्चुअल में है। अब मुझे पता है कि भाई मिनिमम तो मेरा 2 ही है, मतलब मिनिमम तो मुझे इसी नोड से मिल रहा है, तो मुझे इस वाली नोड को तो एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं इस वाली नोड को कर दूंगी प्रून, समझे, इस वाली नोड को मैं कर दूंगी प्रून, और अब इस 2 को मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ इधर, तो इस 2 को मैं ऊपर लेके चली गई इधर। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि अब मेरी जो भी नोड होगी उसमें से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 मिल सकता है, और अगर आगे ट्रैवर्स करा तो 2 से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है, उससे कम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, तो उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो मैं देखती हूँ, अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू तो मेरे पास 2 आ ही गई है ना, यहाँ पे जो मैंने फिल करी है इस नोट से। अब मैं देखती हूँ कि क्या मुझे किसी और नोट से भी मैक्स मिलता है, तो मेरे पास ये वाली नोट भी है ना, इस नोट को भी एक्सपेंड करके देख लेते हैं। पहले इस नोट को इधर से हटा के इस तरफ करती हूँ, ये गलत एरो लग गया है, हाँ ऐसे, इधर भी है, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। इनिशियली मैं मान रही हूँ कि जो भी मेरी वैल्यू होगी वो 2 से तो ज्यादा ही होगी, 2 से तो ग्रेटर ही होगी, है ना। तो यहाँ पर अब मैं इधर से निकालती हूँ, देखो सबसे नीचे मैं गई 7 पर, 7 पर गई, मैंने इधर मिनिमम एज्यूम करा 7, ठीक है, 7 अज्यूम करा। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस नोड पे तभी ट्रैवर्स करूँ जब मुझे पता हो कि ये वैल्यू जो आएगी टर्मिनल पे ये मेरी इस मिनिमम से छोटी आए, तभी तो फायदा है ना, अगर मिनिमम मिलेगा तो ही तो ट्रैवर्स करेंगे। तो हमने देखा कि हाँ भाई ये तो मेरी छोटी आ रही है, ये तो मेरी 6 आ रही है, तो इस बार मैं इस पे गई और मुझे मिला 6। जैसे ही मुझे 6 मिला, अब इधर मुझे चाहिए था मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए। अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि जब मैं इधर ट्रैवर्स कर रही हूँ मुझे 2 मिल रहा है, पर इधर ट्रैवर्स करने पर मेरे को 2 से ग्रेटर मिल रहा है, यानी कि मैं इस ब्रांच पर तो जाऊंगी ही, और मेरे को मुझे मेरा आउटपुट भी मिलेगा विच इज 6। तो मैं यहाँ से रिप्लेस करके 2 को इसको रिप्लेस कर दूंगी एज 6, ठीक है, एज 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी की 2 ब्रांचेस को, इस वाली ब्रांच को फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरीके से पूरा जब हम एक्सपेंड करते रहते हैं प्रोसेसेस को, तो हम अपना अल्फा बीटा प्रूनिंग करते हैं। यहाँ पर जब हमें पता चला कि अगर मैं 9 को करूंगी तो मुझे मिन नहीं मिलेगा, 9 को एक्सपेंड करने पर मिन नहीं मिलेगा, तो मैंने इसको हटा के तुरंत ही प्रूनिंग कर दी। सो दिस इज अल्फा बीटा प्रूनिंग। अभी हम इसका एक सुंदर सा डायग्राम देखते हैं सो दैट ज्यादा क्लियर हो जाए, ये ड्राइंग्स अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो चलो इसका डायग्राम देखते हैं एंड फिर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखो, इस डायग्राम डायग्राम से मैं तुम्हें फटाफट से अल्फा बीटा प्रूनिंग समझा देती हूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहला नोड होगा हम इनिशियलाइज करेंगे, इट इज मैक्सिमम, दूसरा होगा मिनिमम, थर्ड वन इज मैक्सिमम एंड फोर्थ इज अवर टर्मिनल नोड, ठीक है। यहाँ पर
इसको हम अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। ये मेरी अल्फा ब्रांच हो गई। देन हमारे पास बीटा टर्म्स है जहाँ पर मिनिमम निकालना है। देन हमारे पास अल्फा टर्म्स है। ठीक है। अब मेरे को यहाँ बताओ, अगर इस तरफ मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम है, मैं स्टार्ट करती हूँ इनिशियली मैं इस नोड पे हूँ, इस नोड पे हूँ, तो मैं यहाँ से मान के चलती हूँ ऊपर कि डी अभी मेरा 2 है, 2 है, लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैं चाहूंगी कि मैं इस नोड को तभी ट्रैवर्स करूं जब ये जो भी नंबर है इट शुड बी मैं ग्रेटर देन 2। अगर ये 2 से बड़ा है तो उसको मैं मैक्सिमम डाल दूंगी। हमने इधर गए, हमने देखा हाँ भाई 2 तो बड़ा दिख रहा है, मुझे 2 तो ग्रेटर देन दिख रहा है, सॉरी 3 तो ग्रेटर देन दिख रहा है 2 से। तो यहाँ पर इसको मैंने रिप्लेस करके अपने मैक्स को इधर कर दिया 3। जैसे ही इधर 3 आया, इस 3 को मैं अभी के लिए ऊपर भेजूंगी और अभी मेरा बी हो गया 3। अब जैसे ही मेरा बी इधर 3 हुआ, मेरा टारगेट है कि मैं तभी ब्रांचेस को चेक करूंगी जब मेरा जो भी आंसर है वो मुझे 3 से भी कम मिलेगा, क्योंकि मिन का काम है भाई उसको यूटिलिटी बिल्कुल कम करनी है, उसको यूटिलिटी चाहिए 3 से भी कम। वो बोल रहा है इन ब्रांचेस को मैं तभी एक्सपेंड करूंगा जब मुझे कोई भी आंसर 3 से कम मिले, क्योंकि 3 तक तो इधर ही एक्सपेंड करने पे मिल रहा है ना। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार इधर चेक करके देखते हैं। अगर चेक करते हैं, यहाँ पर देखो मैक्स एल्गोरिथम का काम है ज्यादा ढूंढना, तो 5 और 9 में से मैक्स क्या करेगा, इधर पहले ढूंढेगा 5, 5 ढूंढेगा। अब चेक करेगा कि 5 और 9 में से बड़ा कौन है, 9 है, तो उसको मिटा के ये इधर कर देगा 9। उसके बाद मिनिमम का काम क्या था, मिनिमम का काम था दोनों में से मिनिमम देखना। अब इसको 3 तो मिल ही गया, लेकिन यहाँ पर देखो ये 9 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 9 को थोड़ी सिलेक्ट करेगा, ये तो 3 को सिलेक्ट करेगा। तो इस पूरी ब्रांच को ये कट कर देगा, यानी कि इस पूरी ब्रांच को इसने सिलेक्ट ही नहीं करना। इसको हम बोलते हैं प्रूनिंग, क्योंकि अगर ये 9 पे चला जाएगा तो मिनिमम वाला अगर 9 को सिलेक्ट कर देगा तो वो तो मैक्सिमम तरफ पहुंचने लगेगा, उसका काम तो मिनिमम करना है बस। तो यहाँ पर इस वजह से वो इसको प्रून कर देगा। प्रून का मतलब समझ आया। अब अगली बार इसका आया 3, तो ये इस 3 को किधर भेज देगा, ए के पास, कि भाई हमारा 3 आया है इधर। अब ए देखेगा, ए का काम है मैक्सिमम करना, तो ये बोलेगा कि इधर तो मेरा 3 आया। अब अगर मुझे कोई नोट 3 से ग्रेटर मिलती है तो उसका मतलब वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो इस वाली नोट पे भी चेक करेगा कि क्या इधर कुछ मुझे 3 से ग्रेटर मिल रहा है, तो ये पहले इधर जाके 0 को देखेगा। यहाँ पर देखो मैक्स नोड है, 0 1 में से मैक्स हो जाएगा 1, और इधर 7 5 में से मैक्स हो जाएगा 7। अब यहाँ पर जो मेन एल्गोरिथम है वो सिलेक्ट करेगा 1 को, वो सिलेक्ट करेगा 1 को क्योंकि उसको मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये वाली नोड हमें 3 दे रही है और ये वाली नोड हमें 1 दे रही है, और क्योंकि मैक्स का काम है कि हमें नंबर चाहिए थे अगर 3 से ज्यादा होंगे तो, है ना। पर यहाँ पर अगर ट्रैवर्स करें तो हमें तो 3 से कम यानी कि 1 मिल रहा है, तो हम इस ब्रांच को भी कर देंगे प्रून और आंसर होगा 3। तो इस तरीके से हम इस वाली नोड को भी विजिट नहीं करेंगे, एंड द ओनली थिंग वी विजिट विल बी A to B, B to D and then D to 3। दिस इज अवर ट्रैवर्सिंग रूट। इतना समझ आया। जब हम आधों को स्किप कर देते हैं कि भाई यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग। आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार नोट्स देख लेना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई करा है तुम्हें समझा दूं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अल्फा बीटा प्रूनिंग और मिन मैक्स कर लिया। अब अगला टॉपिक वी हैव इज ओके, पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है अल्फा बीटा प्रूनिंग की। देखो सबसे पहले तो ये मिन मैक्स एल्गोरिथम से ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ नहीं वो करने लगते हैं ना, हम प्रूनिंग का यूज करते हैं, तो इट इज लाइक फास्टर देन मिन मैक्स। और रिजल्ट तो सेम ही आता है पर कंप्यूटेशन कम होती है, और जो भी अननेसेसरी पार्ट्स है वो प्रून हो जाते हैं। सो दीज आर एडवांटेजेस। अब अगला टॉपिक वी हैव आर टाइप्स ऑफ गेम्स। तो देखो कितने टाइप्स के गेम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अब इसमें तुम चेस लूडो ये सब लिख के आ सकते हो, बट ये गेम के टाइप है, डायरेक्ट गेम नहीं है। तो टाइप्स ऑफ गेम्स हमारे पास होता है डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक, परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम। एक बार मैं सारे टाइप्स गिनवा देती हूँ फिर तुम्हें करवाऊंगी। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम एंड जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है।
और बहुत सारे गेम्स फर्दर होते हैं, तो तुम चाहो तो इसको और ज्यादा स्टडी कर सकते हो, डिपेंड करता है, बहुत सारे गेम्स होता है। मैंने कुछ 4-5 लिखे हैं। तो टाइप्स ऑफ गेम्स में सबसे पहले हमारे पास आता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक तुम्हें पहले पढ़ा था ना, डिटर्मिनिस्टिक गेम, एनडीए, डीएफए, है ना, डिटर्मिनिस्टिक। तो देखो डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, फ्यूचर स्टेट जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन प्लेयर्स करंट एक्शंस। फ्यूचर, तुम फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगर अभी मैं घोड़े को ऐसे चला दूं, तो मेरा क्या गेम होने वाला है, ये घोड़े को ना चला के वजीर को अगर सीधा चला दी, तो जो गेम होता बोथ विल बी डिफरेंट। तो यानी कि अभी के मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग मेरा फ्यूचर का गेम डिसाइड होता है। जैसे चेस हो गया या चेकर्स का गेम हो गया। सो फ्यूचर स्टेट्स डिपेंड ओनली ऑन प्लेयर्स एक्शन, जो भी प्लेयर सिलेक्ट करेगा उस पे होगा। सो दैट आर डिटर्मिनिस्टिक। ना स्टोकेस्टिक गेम्स क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी पे वर्क करे। अगर हम लूडो खेल रहे हैं तो डाइस पे वर्क करता है। जो गेम्स लक पर बेस्ड होते हैं, थोड़ा रैंडमनेस पे बेस्ड होते हैं, दैट आर स्टोकेस्टिक। जो प्लेयर्स के करेक्ट एक्शंस पे बेस्ड होता है, दैट आर डिटर्मिनिस्टिक। सो स्टोकेस्टिक में प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि किसी के इवेंट के, या फिर तुम कार्ड गेम खेल रहे हो तो। सो दीज आर प्रोबेबिलिटी वाले गेम्स, राइट। उसके बाद आता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम। सो वो गेम जहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन अपने प्लेयर को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे चेस में सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, सारे रूल्स बताने पड़ते हैं। टिक टैक टो वाले गेम में सारे रूल्स बताने पड़ते हैं। सो दीज आर परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम। कुछ गेम्स होते हैं जिनमें कुछ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हिडन होती है, छुपाई जाती है, नहीं बताई जाती, और बाद में ये सीखते सीखते प्लेयर्स को आता है। सो दीज आर द गेम्स दैट आर नोन एज इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम, जिसका पार्ट होता है लूडो या पोकर। एंड जीरो से सम गेम में मैंने तुम्हें बताया, जितना एक का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे का लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर हम चेस का गेम खेल रहे हैं, अगर व्हाइट वाला ब्लैक वाले को ज्यादा मार रहा है, तो व्हाइट वाले के स्कोर ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर जीरो सम गेम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आर उससे पहले, नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम थोड़े पीवाईक्यूज देख लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ गेम ऑफ एआई करा हुआ है, वही सारी चीजें आता रहता है। एग्जांपल्स पूछे, एग्जांपल बता दो किसी गेम का, तो तुम टिकटॉक गेम बता सकते हो। इनिशियल स्टेट होगा, एक खाली बोर्ड होगा 3x3, एक मैक्सिमम प्लेयर होगा, एक मिनिमम प्लेयर होगा, एक्शन ये होंगे, टर्मिनल ये होगा। ऐसे करके अच्छे से बताओगे, सो दिस इज योर आंसर लिख, यू आर एबल टू राइट द आंसर इन योर एग्जाम्स। उसके बाद आता है मिन मैक्स सर्च एंड अल्फा बीटा कट ऑफ्स। सो देखो, मिन मैक्स सर्च और मिन मैक्स, अभी जो हमने एल्गोरिदम पढ़ा, बोथ आर सेम। मैंने इसलिए बता दिया कि कभी मुझे बोलो कि सिलेबस में तो सर्च था और ये था और कुछ और पढ़ा दिया। सो देखो, बोथ आर सेम थिंग्स। तो मैंने तुम्हें मिन मैक्स एल्गोरिदम और अल्फा बीटा कट ऑफ दोनों करवा दी हैं, और अच्छे से करवा दी हैं। ठीक है, तो अब हम इनको स्किप करते हैं और आगे पढ़ते हैं। एक बार देखते रहते हैं। मिन मैक्स एक रिकर्सिव डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, यूज फॉर टू प्लेयर जीरो सम परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम। स्टिमुलेट करता है सारे पॉसिबल फ्यूचर मूव्स को, और फिर अज्यूम करता है बोथ प्लेयर्स आर प्लेइंग ऑप्टिमली। और किन किन यूज करते हैं, और यूटिलिटी क्या होता है, एग्जाम्पल्स हमने सब देखा हुआ है ना। ये सारी चीजें देखी है, और अल्फा बीटा प्रूनिंग भी हमने कर लिया। इतनी पार्ट्स हमारी हो चुकी है। ओके, कुछ क्वेश्चंस में देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसका, कैसे आएगा कि एक मिन मैक्स ट्री तुम खुद से ड्रॉ करो और फिर इवेल्यूएट करो उसी को। ये तुम खुद से कर सकते हो कि मिन मैक्स ट्री ड्रॉ कर रहे हो और फिर इसको इवेल्यूएट कर रहे हो। तो मिन मैक्स ट्री अगर तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है, तो कोई भी एक ट्री यूज कर लो। यहाँ पर लास्ट में तुम्हें कुछ टर्मिनल्स बना देना है, एंड फिर तुम इसको चेक कर सकते हो कि अगर मैक्सिमम एल्गोरिदम है तो इधर वैल्यू उठाएगा ये 8 की। देन उसके बाद उसको यहाँ पर मिनिमम चाहिए, तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो उठाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको ट्रैवर्स करके दिखा सकते हो। जैसे तुम बोलोगे कि बॉटम लेयर में पहला मैक्स तुम्हारा क्या आएगा, इन दोनों में से मैक्स तुम्हारा आएगा 8, इन दोनों में से मैक्स आएगा तुम्हारा 10, और 9 में से मैक्स आएगा तुम्हारा 10। अगर तुम्हें खुद से सॉल्व करना है इसको, तो देखो, मिन मैक्स में हम क्या करते हैं, पहले ये जो भी लेयर होगी ये वाली, इन दो में से सबसे मैक्स वाला सिलेक्ट करोगे, इन दो में से मैक्स वाला सिलेक्ट करोगे, फिर जो नेक्स्ट टू आई मैक्स सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट टू आई मैक्स सिलेक्ट करोगे, फिर जो भी आते हैं मिन सिलेक्ट करते हो, मैक्स सिलेक्ट करते हो। तो इस तरीके से तुम्हें बना के आना है एग्जाम में कि फर्स्ट मैक्स ये है, सेकंड मैक्स ये है, देन मिन लेयर ये है, देन मैक्स लेयर ये है, एंड उस अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर ही है। तो अगर क्वेश्चन में आता है खुद से मिन मैक्स ट्री बना दो और ट्रैवर्स कर दो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वेरी इजी, यू कैन ड्रॉ दैट विद योर ओन सेल्फ। ठीक है,
कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। पर्पस ऑफ अल्फा बीटा प्रूनिंग हमें पता है, मैक्स मिन मैक्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ मिन मैक्स सर्च इज इम्प्रूव यूजिंग अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चलो बताओ, अच्छा अल्फा बीटा प्रूनिंग मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है, बताओ भाई कैसे करते हैं। तो तुम कुछ भी बता सकते हो, एक स्मॉल ट्री बना सकते हो, उसको नॉर्मल वे में सॉल्व करके दिखाओ और अल्फा बीटा प्रूनिंग में करके दिखाओ और फिर देखो कि ये चीजें हैं और इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, इतना समझ आ गया। मैंने अल्फा बीटा प्रूनिंग बहुत पढ़ा दिया तुम्हें, मिन मैक्स बहुत पढ़ा दिया, सो दैट तुम्हें क्लियरिटी हो। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, हम तुमने देखा है हम जब अपने एआई से बात कर पाते हैं, हम बहुत ह्यूमनली वे में बात करते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे, वो समझ जाएगा और इंग्लिश में रिस्पॉन्स करेगा। बट जो हम कोड्स वगैरह लिखते थे वो तो हमेशा हमें से बाइनरी फॉर्म में वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होते थे, ये ऐसी सारी चीजें होती थी, राइट। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जो एआई है वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझ पा रहा है और इंटरप्रेट कर पा रहा है। ये हो पा रहा है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक सब फील्ड है एआई की, जहां पर हम अपने कंप्यूटर से ऐसे फंक्शनिंग करवा पा रहे हैं कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी कर पा रही है, जनरेट भी कर पा रही है, साथ में रिस्पॉन्ड भी कर पा रही है। सो दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अपने कंप्यूटर्स को इस तरीके से ट्रेन कर देना कि वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पा रही है, जनरेट कर पा रही है, सब कुछ करवा पा रही है। सो दिस इज एनएलपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, ह्यूमन लैंग्वेज के साथ डील कर रही है, मशीन्स इंटरैक्ट कर पा रही है ह्यूमन लैंग्वेज से। अब एनएलपी का मेन गोल क्या होता है कि सबसे पहले तो जो भी ह्यूमन उससे बात कर रहा है वो स्पोकन और रिटन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाए, है ना, ह्यूमंस की जो भी बोल रहे हैं या जो भी टाइप कर रहे हैं वो सब अंडरस्टैंड कर पाए। दूसरा, एक्सट्रैक्ट कर पाए मीनिंग। मैं कोई भी वर्ड बोल रही हूँ, कोई भी सपोज सेंटेंस बोल रही हूँ अपने कंप्यूटर को, एआई को, वो उसका मतलब समझ पाए, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस परफॉर्म कर पाए और रिस्पॉन्ड कर पाए। यही गोल्स है एनएलपी के। ह्यूमन लैंग्वेज एनालाइज करे, एक्सट्रैक्ट करे मीनिंग, परफॉर्म करे एक्शंस को और रिस्पॉन्ड को जनरेट करे। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, किस तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क करती है। एआई ह्यूमन के व्हाटएवर सेंटेंसेस वी आर यूजिंग उनका पता लगा पाता है। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब तुमने कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ी होगी, तुमने पढ़ा होगा कि देयर आर वेरियस स्टेप्स, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है, तो ऐसे सारे स्टेप्स होते थे। तो अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी वही सब होता है। लेक्सिकल एनालिसिस सबसे पहले क्या करता है, अगर मैं कोई भी सेंटेंस अपने एआई को दे रही हूँ तो लेक्सिकल एनालिसिस चेक करेगा और उसको ब्रेक करेगा इनटू सम टोकन्स। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो भी पूरा मेरा बड़ा सा सेंटेंस है उसको वर्ड्स में ब्रेक करेगा। जैसे चैट जीपीटी इज ऑसम, तो इसको अगर वर्ड्स में ब्रेक करे सो इट विल क्रिएट अ चैट जीपीटी इज ऑसम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, एनएलपी में सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होती है, देन सिंटेक्स एनालिसिस होती है। अब ये कोड जो हम कंपाइलर्स में कोड फॉर्मेट देखते थे उनसे डिफरेंट होता है, बट ऑलमोस्ट मेथड सेम होते हैं। कि सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पूरे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करता है वर्ड्स में, एंड देन उसके बाद चेक करता है कि ये वर्ड्स ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्या सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर करेक्ट है, क्या ये जो सेंटेंस है ये एक वैलिड है। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है सिमेंटिक एनालिसिस। कभी कभार क्या होता है, सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो सिमेंटिक एनालिसिस हमें हेल्प करता है उन वर्ड्स के, नॉट हमें, एआई को हेल्प करता है उन डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में। जैसे एक हमारे पास बैंक होता है, बैंक अकाउंट जो सब खुलवाते हैं, एंड एक होता है रिवर बैंक, यानी कि नदी का किनारा। अब डिफरेंट मीनिंग्स है, तो इनको एनालिस कौन करता है, एनएलपी को एनालाइज कौन करवाता है, सिमेंटिक एनालिसिस। उसके बाद होता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी सेंटेंस है उसके अराउंड कॉन्टेक्स्ट को समझे। ही वॉज हंग्री सो ही एट इट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें तो पता है इट मतलब उसने कुछ खाना खाया होगा, बट मशीन को कैसे पता चलेगा कि वो हंग्री है तो उसने उसको खा लिया। तो ये सब यूज होता है डिस्कोजर और डिस्कोर्स इंटीग्रेशन की हेल्प से। देन आता है प्रिग्मेटिक एनालिसिस। प्रिग्मेटिक क्या करता है, प्रिग्मेटिक एनालिसिस से जो भी एनएलपी है वो रियल मीनिंग जानने की कोशिश करता है बिटवीन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। कैन यू ओपन द विंडो। ठीक है, अब क्या है, सुनने में तो ये क्वेश्चन लग रहा है, पर इसका आंसर यस और नो
से बढ़कर होगा कि हम कुछ एक्शन करें, लाइक इट्स मोर लाइक अ रिक्वेस्ट। तो ऐसे हिडन मीनिंग्स को पता कौन लगवाता है? प्रैग्मेटिक एनालिसिस। और ये सारी चीजें जब होती हैं तो हमारी मशीन एक्चुअल में एबल हो जाती है कि वो ह्यूमंस के इमोशंस को थोड़ा समझे, द वे ऑफ टॉकिंग को वो समझे, कॉन्टेक्स्ट को समझे कि सरकास्टिक वे में बोला जा रहा है या इट इज अ रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें समझे। इतना समझ आ गया? तो एनएलपी के कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास? अगर क्वेश्चन आता है, एनएलपी तो पता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पर कंपोनेंट्स होते हैं इसके: मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक डिस्क्लोजर और प्रैग्मेटिक एनालिसिस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब ब्रेक कर रहा है, वर्ड्स को भी ब्रेक करता है इनटू रूट फॉर्म्स। सिंथेटिक क्या करेगा? ग्रामर चेक करेगा। सिमेंटिक क्या करता है? एक्चुअल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। प्रैग्मेटिक इम्प्लाइड मीनिंग के बारे में बात करता है। और डिस्कोर्स लिंक करता है सेंटेंसेस को लॉजिकली। एनएलपी के एप्लीकेशंस बहुत जगह क्वेश्चंस में कभी भी पूछा जा सकता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस बताओ। ऊपर ऊपर से मैं बता रही हूँ, एग्जाम में बड़ा बड़ा तुमको लिख के आना है। चैटबॉट्स में यूज होता है, जहां पर भी तुम देखो, ईमेल फिल्टरिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑटो कंप्लीशन, जो हम बोलते हैं ना ऑटो करेक्ट हो गया अपने आप, ये सारी चीजें एनएलपी के थ्रू ही हो रही हैं। चैटबॉट्स, एलेक्सा, सीरी, जो भी तुम्हारे चैट जीपीटी से जो रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं तुरंत, है ना, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ऑटो कंप्लीट कर देते हैं, ये सारी चीजें एनएलपी के थ्रू ही होती हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड एनएलपी इज कितना इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमने ये देख लिया। इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज हो रही है? एनएलपी में हम टोकनाइजेशन करते हैं। टोकनाइजेशन इज जब हम सेंटेंसेस को वर्ड्स में स्प्लिट कर रहे हैं। स्टॉप वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इज हो गया, द हो गया, इन हो गया, सो ऑल दीज आर स्टॉप वर्ड्स। लेमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? रूट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेम ही मीनिंग होगा, मतलब जैसे बेटर बोल दो या गुड बोल दो, एक ही चीज है, तो इसको हम लेमेटाइजेशन बोलते हैं, कि वर्ड्स का रूट फॉर्म। प्योर टैगिंग मतलब नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव टैग करना। फिर आता है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि वो एंटिटीज रिकॉग्नाइज करना जिसमें नेम्स हैं, प्लेसेस हैं, डेट्स हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो एनएलपी यूज करता है। वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट करता है, स्टॉप वर्ड्स को पता करता है, ये सारी चीजें हेड होती है एनएलपी के अंदर। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आते हैं आगे। हमने एनालिसिस पढ़ लिया, एप्लीकेशंस पढ़ ली। ओके, नाउ टेक्निक्स। ओके, so there are some algorithms that are used by NLP, क्योंकि NLP के पास क्या होता है? फिक्स फॉर्मूलेज नहीं होते, जैसे मैथ का फॉर्मूला वगैरह, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज करता है, जैसे हिडन मार्कोव मॉडल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, टीएफ, आईडीएफ यानी कि टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इतना आई डोंट थिंक सो डिटेल में आएगा, तो इसको मैं अभी के लिए नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तुम नोट्स में से जाके देख सकते हो इफ यू वांट टू स्टडी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास दो वर्ड्स दे रखे हैं, दो सेंटेंसेस दे रखे हैं: आई लव एआई, एआई लव्स मी। ये दो हमारे पास सेंटेंसेस है। तो अगर हम देखें एनएलपी इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे करता है, सबसे पहले ये जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको वर्ड्स में ब्रेक करेगा। हमारे पास वर्ड आया एआई लव, आई सॉरी, हाँ, एआई लव, आई, और लव्स मी, एआई लव्स मी भी आया था, तो यहाँ पर लवर लव्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स, और इधर मी। सो ऐसे करके हमने क्या करा, सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम बैग ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, जितने भी वर्ड्स है वो लिख लिए। उसके बाद मैं लिख देती हूँ आई लव एआई, में आई कितनी बार आया? वन टाइम, लव वन टाइम, एआई वन टाइम, एंड एआई लव्स मी में भी यहाँ पर देखो, एआई वन टाइम, लव्स वन टाइम, मी वन टाइम। सो दिस इज नोन एज बैग ऑफ वर्ड्स मैट्रिक्स। अगर कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, सो बाय चांस तुम करके आ सकते हो। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? व्हाट इज एनएलपी, एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनएलपी। तो एनएलपी होता है क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ह्यूमंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप्स क्या है? लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स। लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स, ये सारा पढ़ा है। कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी क्या होता है? देखो, ये जो हम बात करते हैं लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, डिस्कोर्स और प्रैग्मेटिक्स, दीज आर स्टेप्स।
कंपोनेंट्स की बात करें तो सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, डिस्क्लोजर, प्रैग्मेटिक होता है। साथ में एक और होता है विच इज मॉर्फोलॉजिकल, जो रूट वर्ड्स का पता लगाता है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन, कोई भी 3 एप्लीकेशन देखो एनएलपी की, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। चैटबॉट्स में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, वॉइस टू टेक्स्ट में, इमेज स्पैम डिटेक्शन में। टोकनाइजेशन क्या होता है, स्टेप वर्ड रिमूवल क्या होता है, एंड स्टेमिंग क्या होती है इन एनएलपी। टोकनाइजेशन हमने पढ़ा, टोकनाइजेशन इज स्प्लिट इनटू वर्ड्स, स्प्लिट अ सेंटेंस इनटू वर्ड्स। स्टॉप वर्ड मतलब वो वर्ड जो बहुत कॉमन आ रहे हैं उनको रिमूव कर देना। एंड स्टेमिंग इज कट वर्ड्स टू रूट। ठीक है, जैसे स्टेमिंग का मतलब क्या है, जैसे देखो स्टेमिंग क्या होता है, स्टेम काटते हो ना तुम पत्ते के, रूट्स को काट देते हो। स्टेमिंग इज लाइक, नॉट रूट्स को भी नहीं काटते तुम, स्टेम को ही काटते हो। स्टेमिंग मतलब जो भी तुम्हारा वर्ड है, जैसे अगर मैं बोलूं लविंग या लवेबल, ये सारे का सेम मतलब समथिंग रिलेटेड टू लव ही है, राइट। सो ऑल दीज आर, कि जहां पर सेम वर्ड्स है ऑलमोस्ट, मतलब सेम ही है, लव ही मतलब है। तो ऐसे में हम उस वर्ड को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू इट्स रूट वर्ड। सो कट कर देते हैं वर्ड्स को रूट में, एंड दिस इज नोन एज स्टेमिंग। नाउ डायग्राम्स यहाँ पर है हमारे पास एनएलपी के। डायग्राम वही सेम चीज है, बस एरोस फॉर्मेट में है, कि हमारे पास क्या क्या होता है, लेक्सिकल होता है, सिंटेक्स, सिमेंटिक, डिस्क्लोजर, फ्रेगमेंटिक। ये सब हमने पढ़ लिया। टोकनाइजेशन क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, नेम्ड आइडेंटिटीज आर व्हेन वी रिकॉग्नाइजिंग नेम्स एंड आइडेंटिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, नाउ लेट्स मूव नीचे। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, सबसे पहले एनएलपी पाइपलाइन होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे पहले लेक्सिकल के थ्रू जाता है, फिर सिमेंटिक, फिर डिस्कोर्स एंड फ्रेगमेंटिक एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम आता है हम आता है बोल रही हूँ, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विच इज लर्निंग इन एआई। ओके, तो अब देखो, लर्निंग इन एआई, लर्निंग इन एआई का मतलब क्या होगा। तुम स्टार्टिंग में देखते होगे कि जब तुम्हारे पास तुम किसी एआई को यूज करते हो, जैसे अज्यूम करो तुम चैट जीपीटी को यूज करते हो, तो इनिशियली उसको तुम्हारा नाम भी नहीं पता होता, राइट, नहीं पता होता। बट अगर धीरे धीरे तुम चैट जीपीटी में ये डेटा फीड कर दोगे कि तुम्हारा नाम कुछ भी है, रौनक है, समथिंग कोई नाम है, लेट्स अज्यूम, और तुम चैट जीपीटी को बाद में बोलते हो हाय एंड रिस्पॉन्ड बैक टू मी विद माय नेम, सो ही विल प्रोबेबली गिव अ रिस्पॉन्स लाइक हाय रौनक। बट इनिशियली उसको तुम्हारा नाम नहीं पता था, उसने धीरे धीरे क्या करा, तुम्हारा नाम लिया और लर्न करना स्टार्ट करा। सो लर्न इज लाइक, जो भी हमारा एजेंट को हम इंटेलिजेंट बनाने के लिए चीजें करें, जिसके थ्रू हमारा जो एजेंट है वो इंटेलिजेंट तो बने, साथ में अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके टाइम टू टाइम। सो दीज आर अवर लर्निंग इन एआई। लर्निंग एक प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू हम चाहते हैं हमारा एजेंट इंटेलिजेंट बने, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, टास्क को टाइम से पहले करे, और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव कर पाए, है ना, ये सारी चीजें। अब लर्निंग तो समझ आ गया। अब हमारा जो एआई है इसको हम किस किस तरीके से लर्निंग करवा सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लर्निंग्स वी प्रोवाइड टू अवर एआईज, which are supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, semi supervised learning, online learning and offline learning। देखो, सुपरवाइज लर्निंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हम सिंपल क्या करते हैं, अपना एआई मॉडल है उसको हम ट्रेन कर देते हैं इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशंस पे, इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशंस पे। यानी कि अगर मैं अपने एआई को बोलूं टमाटो, अब देखो लर्निंग में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, सेमी सुपरवाइज, ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। तो एक एक करके सारी लर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास होते हैं की और वैल्यू पेयर्स। ठीक है, इनपुट होता है और उसका एक करेक्ट आउटपुट होता है, हमारी मशीन में हम फीड करते हैं। यानी कि द रिस्पॉन्सेज machines are in a kind of pair। जैसे सपोज अगर मैं अपनी मशीन को बोलूं एनिमल, तो जैसे ही मैं एनिमल इनपुट देती हूँ, मशीन मुझे आउटपुट देती है डॉग, क्योंकि मैंने एनिमल के साथ डॉग फीड करवाया है। या फिर इससे भी बेटर एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज मैं मशीन को पूछती हूँ या फिर मशीन के अंदर डेटा फीड करती हूँ कलर ऑफ टमाटो,
कलर ऑफ टमाटो। साथ में अपने एआई के अंदर मैं इसका आंसर भी फीड कर दूं रेड। तो जब भी कोई पूछेगा कलर ऑफ टमाटो, मशीन आंसर करेगी रेड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लेबल डेटा से सीख रही है, इनपुट भी दे रहे हैं और साथ में करेक्ट आउटपुट भी दे रहे हैं। दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। बट इन अनसुपरवाइज लर्निंग्स में क्या होता है, यहाँ पर ये पैटर्न से सीखता है ना। ऐसा नहीं होता हम सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग में ही सब डेटा दे रहा है। वो धीरे धीरे अपना लर्न करते करते चीजों को सीखती है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने तुम्हें पहले बताया था ऑटोमेटिक कार्स। ऑटोमेटिक कार्स में बस हम रूल्स दे देते हैं कि ये सीधा चलेगी, साइड चलेगी, लेफ्ट चलेगी, राइट चलेगी। बट वो जो कार होती है, जब हम उसको सड़क पे उतारते हैं, वो बाकी कार्स को ऑब्जर्व करती है, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती है, उस अकॉर्डिंग खुद को ट्रांसफॉर्म करके लर्न करती है और फिर चलने लगती है। सो दीज आर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। ठीक है, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द थिंग्स दैट आर नेसेसरी। देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा लर्निंग मेथड होता है। एआई को हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं जहां पर हम अपने एआई को जो डेटा देते हैं, उसमें हम उसको ट्रेन करने के साथ साथ रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज भी देते हैं। यानी कि अगर हमारा एआई कुछ डेटा लर्न कर पा रहा है, सो वी विल रिवॉर्ड अवर एआई मॉडल, और else we will give him a little penalty kind of thing। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो एआई मॉडल है लर्न करेगा फ्रॉम ट्रायल एंड एरर बाय रिसीविंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज। देन सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज लाइक डेटा लेबल्ड तो होगा, कुछ डेटा लेबल्ड होगा जहां पर हम आउटपुट भी दे रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, एंड कुछ हमारे अनलेबल्ड डेटा होता है। देन ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, जहाँ पर हम हमारी जो लर्निंग होगी एआई की, वो कंटिन्यूअसली डेटा के थ्रू हो रही है। और ऑफलाइन का मतलब मॉडल इज ट्रेन यूजिंग द इंटायर डेटा सेट एट वंस। तो ऑनलाइन लर्निंग में हम बार बार डेटा देते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली डेटा दे रहे हैं और अपने मॉडल्स को लर्न करवा रहे हैं। बट ऑफलाइन लर्निंग में एक ही बार मॉडल को सारा डेटा दे दिया और उसके बाद अब हम दोबारा उस डेटा को यूज नहीं करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो दिस इज ऑफलाइन लर्निंग। तो आई होप तुम्हें सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट तो समझ आ गया होगा, बिकॉज ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नो आता है की कॉन्सेप्ट्स, कि हम करते क्या है लर्निंग में। हम सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम जो डेटा देते हैं ना उसको चेक करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा, हम ट्रेनिंग डेटा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा, अपने डेटा को चेक करेंगे और फिर उसके थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो दीज आर ट्रेनिंग डेटा, दीज आर सम टर्म्स। टेस्टिंग डेटा कौन सा डेटा होता है, जहां पर देखो ट्रेनिंग डेटा इज लाइक, पहले तो अपने डेटा को चेक करना पड़ता है हमें कि हमारा डेटा सही है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल्स को जब वो डेटा प्रोवाइड करा जाता है, दिस इज ट्रेनिंग डेटा। व्हेन वी आर चेकिंग कि इस डेटा से हमारे मॉडल ने, हमारे एआई ने कितना सीखा, दिस इज टेस्टिंग डेटा। हाइपोथेसिस क्या होता है, जहां पर हम इनपुट और आउटपुट्स को आपस में मैच करवाते हैं। जनरलाइजेशन हमारे मॉडल्स की वो एबिलिटी होती है जहां पर जो डेटा हमने उसको नहीं दिया, उसके बावजूद भी उसमें भी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, ओवरफिटिंग व्हेन द मॉडल लर्न नॉइज इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल पैटर्न। सो दीज आर ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, जहां पर मॉडल बहुत सिंपल होता है और पैटर्न लर्न करने में फेल हो जाता है। सो दिस इज अंडर फिटिंग। तो ये कुछ की कंसेप्ट हैं जो हमें पूछे जाते हैं बार बार। ओके, नाउ हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज होती है, दो टेक्नोलॉजीज बोल रहे हो, दो टर्मिनोलॉजीज होती है। वन इज एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग एंड द सेकेंड वन इज, नीचे आएगा, अभी रहने देते हैं उसको। ठीक है, चलो, एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग क्या होती है। ओके, एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग एक मेथड है जहां पर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं, is analyzed using background knowledge to form a general rule that can be reused in future similar situation। देखो, ये थी फॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने फटाफट से रीड कर दी। अब इसको समझाते हैं। देखो, ईबीएल इज लाइक, हम अपनी मशीन को ना ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि हम उसको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, पहले कोई प्रॉब्लम हुई, उसको हमने एनालाइज करा, एक एग्जाम्पल बनाया एंड देन फर्दर उसको यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। यानी कि सपोज करो एक मैथ्स की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया और उसमें जो इंसान था उसने ना कोई और मेथड यूज करा। अब तुम सबसे पहले क्या देखते हो कि ये तो वो तुमने मेथड पहले कभी नहीं पढ़ा।
तो एज अ ह्यूमन तुम सबसे पहले सोचोगे कि अगर इसने ये मेथड यूज करा तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है? और तुम जानने की कोशिश करोगे इसने ऐसा क्यों करा, क्यों? ताकि अगर दोबारा कोई वैसी प्रॉब्लम आए, सो यू कैन इवन ट्राई दैट पर्टिकुलर मेथड जो जो उस इंसान ने यूज करा। एंड एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग बस वही है। ये एक मेथड है जहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स को लेते हैं और एनालाइज करते हैं उसके कि ये जो हुआ इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड नॉलेज देखेंगे, ठीक है? फिर कुछ जनरल रूल्स बनाएंगे ताकि हम उसको उस पर्टिकुलर मेथड को फ्यूचर में भी यूज कर पाए सिमिलर सिचुएशंस में। क्लियर हुआ? सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग। ओके, एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग्स में हमारे पास इनपुट्स होते हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड। एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग में वी हैव इनपुट्स, यूज बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है? उसके बाद जनरलाइज एक टर्म होता है और स्टोर। तो जनरलाइज का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ जनरल रूल्स बना दिए बेस्ड ऑन अवर एक्सप्लेनेशंस। एंड स्टोर इज लाइक वी आर सेविंग द रूल्स सो वी कैन ट्राई दैट इन फ्यूचर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। एप्लीकेशंस क्या होती है ईबीएल की, यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा फास्टर सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि हमें देखो हमेशा से हम लोग तो यही यूज करते हैं, ईबीएल लर्निंग मेथड यूज करते हैं। अगर तुम कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सपोज तुम डीएससी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जहां तुम्हें नहीं अप्रोच समझ आ रहा, तो तुम उसकी वीडियो देखोगे और फिर तुम देखोगे अच्छा इसने इसको ऐसे सॉल्व करा पर क्यों करा, तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम उसी पैटर्न की दो तीन क्वेश्चंस और परफॉर्म करने की कोशिश करोगे और उस वाले नॉलेज की हेल्प से फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो एप्लीकेशन ऑफ ईबीएल वही है कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट हो जाता है, रीजनिंग अच्छी हो जाती है, रोबोटिक्स एंड प्लानिंग हो जाती है, साथ में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम अपने सर्च एल्गोरिदम्स को। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चंस जो इससे पूछे जाते हैं यूजुअली, पहला तो यही होता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ लर्निंग्स, ओके, क्योंकि ईबीएल इज आल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग। देन क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन करो एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग को और उसकी वर्किंग को। तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं, पहले तो स्टेप्स बता सकते हैं, ये सारी चीजें। जनरलाइजेशन क्या होता है लर्निंग में और इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो जनरलाइजेशन एक एबिलिटी है जहाँ पर हम जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके अनसीन डेटा को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें। ओके, now we have some PYQs. What is explanation based learning? Difference between supervised and unsupervised learning. So these are questions that are commonly asked in exams, but it is like easy कि supervised क्या है, unsupervised क्या है, वो सारी चीजें। ना होता है डायग्राम EBL लर्निंग फ्लो। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हम ट्रेन करते हैं एग्जाम्पल्स को, ट्रेनिंग एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड नॉलेज के लिए उन एग्जांपल्स को यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, जनरलाइज करते हैं, रूल्स को एक रूल सेट करते हैं और फिर उस रूल को हम अपने फ्यूचर में यूज कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया या फिर कुछ ऐसा सेम चीज पूछी गई तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल है उसके थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करवा रहे हैं, बैकग्राउंड नॉलेज का यूज करेंगे, एक एक्सप्लेनेशन बनाएंगे, उसके बाद जनरलाइज करके रूल्स बनाएंगे और उसके बाद रूल्स को फ्यूचर के यूज के लिए स्टोर करवाएंगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डिस्कवरी एंड एनोलॉजी। तो डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? देखो डिस्कवरी का मतलब होता है कि तुम कुछ ऐसी चीज फाउंड कर लो, ढूंढ लो जो नई है ना, जो खुद से तुम एक्सप्लोर कर पाओ। सो दिस इज डिस्कवरी, राइट? तो डिस्कवरी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जहां पर हम न्यू नॉलेज की हेल्प से या फिर सॉरी नॉट न्यू नॉलेज की हेल्प से, जितनी नॉलेज हमारे पास है उसकी हेल्प से हम कुछ न्यू नॉलेज या सॉल्यूशंस को जनरेट कर पाए बाय एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से जब हम न्यू नॉलेज को डिस्कवर कर पा रहे, जनरेट कर पा रहे हैं, सो दिस इज अवर डिस्कवरी, ठीक है? यहाँ पर सर्चिंग, यहाँ अब ये देखो यहाँ पर हम इसको करते कैसे, सर्चिंग कर सकते हैं, लर्निंग एंड रीजनिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी। नाम से ही पता चल रहा है डिस्कवरी मतलब किसी चीज का इजाद करना, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, पुरानी नॉलेज की हेल्प से न्यू नॉलेज या फिर सॉल्यूशंस निकालता है। तो यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखो, डिस्कवरी एक बहुत फंडामेंटल मेथड होता है एआई और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरे डेटा को, उनके एनवायरमेंट को,
विदाउट हैविंग अ प्री डिफाइंड सॉल्यूशन, कोई पहले से सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। उसकी जगह पर जो भी हमारे पास सिस्टम है वो अलग अलग सर्चेस परफॉर्म करता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस पे जाता है एंड देन खुद का एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। इन एआई डिस्कवरी में इन्वॉल्व सर्चिंग थ्रू अ स्टेट स्पेस और नॉलेज बेस्ड टू फाइंड न्यू फैक्टर पैटर्न। तो एआई के अंदर सर्चिंग की बात करें तो सर्चिंग स्पेस बनाते हैं जिसके थ्रू वो अलग अलग पैटर्न्स वगैरह को देख सकता है। और ट्रायल एंड एरर बेस्ड तरीके से ह्यूरिस्टिक वे में भी हम सर्चिंग कर सकते हैं। और साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह में ये डिस्कवरी बहुत ज्यादा यूज होती है। न्यू स्ट्रैटेजीज को लर्न करने में, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने में डिस्कवरी का बहुत यूज होता है। तो एक कॉमन टर्म का मतलब तो तुम्हें समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज एनालॉगी या एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या होता है? इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट सॉल्व्स अ न्यू प्रॉब्लम बाय फाइंडिंग अ सिमिलर वन। ठीक है। तो डिस्कवरी में क्या होता है? हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, उसका हमने एक सॉल्यूशन डिस्कवर कर लिया, सॉल्यूशन बनाया खुद से, सो दैट इज डिस्कवरी, कुछ डिस्कवर करा खुद से। बट एनालॉजी इज एक, तुम्हें एक प्रॉब्लम मैंने पहले दी थी, तुमने सॉल्व कर दी, अब मैंने सिमिलर प्रॉब्लम दी, तुमने सेम अप्रोच लगाया और तुमने सॉल्व कर दी। सो दिस इज एनालॉजी। यानी कि एक न्यू प्रॉब्लम जो था, देखो, इसका मतलब है तुम किसी एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो बाय फाइंडिंग अ सिमिलर नोन प्रॉब्लम एंड अप्लाइंग इट्स सॉल्यूशन टू द न्यू प्रॉब्लम। पहले तुम्हारे पास एक सिमिलर प्रॉब्लम थी, तुमने उसको सॉल्यूशन निकाला एंड उसको न्यू प्रॉब्लम में अप्लाई कर दिया। यू आर नॉट डिस्कवरिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट यूजिंग द प्री एग्जिस्टेड इंफॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव। सो दिस इज व्हाट एनालॉजी इज। इट इज अ पावरफुल It is powerful in both human and machine problem solving. When faced with a new problem, instead of starting from scratch, हमारे पास already solution होता है जिसको हम solve करते हैं। तो it is like, ऐसे कुछ बुरा नहीं है इसमें कि हम अपना टाइम बचा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप्स कैसे स्टार्ट होंगे कि हम सिमिलैरिटीज फाइंड करेंगे बिटवीन द न्यू प्रॉब्लम एंड द पुरानी प्रॉब्लम। उसके बाद सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करेंगे। ये सारी चीजें होती है। इतना समझ आ गया? डिस्कवरी में क्या क्या होता है? देखो, डिस्कवरी में हम सबसे पहले सर्चिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाके डिस्कवरी होती है ना। बट एनालॉजी इज लाइक, तुम्हारे पास न्यू प्रॉब्लम आई, तुम्हें एक नोन प्रॉब्लम तुमने देखी और नोन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को न्यू प्रॉब्लम में भी अप्लाई कर दें एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट। ओके। स्टेप बाय स्टेप अगर हम एनालॉजी को देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा एनालॉजी में? जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स है हम सिमिलैरिटीज निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉल करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशंस को और उस अप्लाई एनालॉजी को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटी, सॉर्टिंग नंबर्स एंड सॉर्टिंग नेम्स बोथ रिक्वायर कंपेयरिंग टू आइटम्स एंड ऑर्डरिंग दैम। रिकॉल करेंगे, बबल सॉर्ट रिपीटेडली कंपेयर्स एडजेसेंट आइटम्स एंड स्वैप इफ दे आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट और एनालॉजी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी एनालॉजी की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। हाउ डज एनालॉजी हेल्प इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम? डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्कवरी एंड एनालॉजी। ओके, ये हमने थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया। डिफाइन करो डिस्कवरी इन एआई एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डिस्कवरी तो हमने देख ही ली है और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोल कैसा है इसका, हम अननोन सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। एनालॉजी क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और उसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताओ। तो ये भी तुम खुद से कर सकते हो और कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो डिस्कवरी एंड एनालॉजी की टेक्निक्स को। तो ये सारे एग्जांपल्स हम देख लेना एक बार, मैंने नोट्स तुम्हें दे दिए। ओके। नाउ अगला ये हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज न्यूरल नेट लर्निंग एंड जेनेटिक लर्निंग। तो दीज टू आर द लर्निंग टाइप्स, ठीक है। ये भी हमारे ऐसे एआई की लर्निंग टाइप्स ही है। वन इज न्यूरल नेट लर्निंग एंड सेकंड वन इज जेनेटिक लर्निंग। तो देखो, न्यूरल नेट लर्निंग इज लाइक अ कंप्यूटेशनल लर्निंग, ठीक है। न्यूरल को तुम ऐसे थोड़ा न्यूरॉन जैसा समझो। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क लर्निंग होती है ना, इसकी थोड़ी वर्किंग बेस्ड होती है ह्यूमन ब्रेन की तरह। यहाँ पर जो न्यूरल नेट लर्निंग होती है, यहाँ पर मशीन्स का जो भी फंक्शनिंग वगैरह होती है, दे आर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, जहाँ पर इनके पास आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होता है जो कनेक्ट होते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, पैटर्न्स को लर्न करते हैं और डेटा को आपस में एडजस्टेंट करके कनेक्ट करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क इज लाइक, न्यूरल नेट लर्निंग में न्यूरॉन्स का यूज हो रहा है प्रॉपर, जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहा है ना, ये सारी चीजें हो रही है। इट इज फंक्शनिंग लाइक अ रियल ह्यूमन ब्रेन। ओके, so these are neural net learning.
यहाँ पर एक न्यूरल लर्निंग जो होती है वो सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी प्रोसेसिंग यूनिट्स न्यूरॉन्स से बनी होती है जो आपस में लेयर्स में अरेंज होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास थ्री लेयरिंग्स होती हैं। व्हाट आर दीज थ्री लेयरिंग्स? इनपुट लेयरिंग, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर के अंदर क्या होगा? ये हमारा समझो न्यूरल नेटवर्क है। सबसे पहले इनपुट, ये देखो एक सेकेंड, सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क है या फिर लर्निंग है। ओके, अब इसके अंदर वी हैव थ्री लेयर्स, मैंने बताया, वन, टू, थ्री, लाइक दिस थ्री लेयर्स। तो पहली हो गई हमारी इनपुट लेयर, सेकंड वन इज हिडन एंड थर्ड वन इज आउटपुट लेयर। ऐसे। तो इनपुट लेयर का काम क्या होता है? जो भी रॉ डेटा आएगा उसको रिसीव करना। न्यूरल नेटवर्क एकदम ब्रेन जैसा ही है। इसका काम है कि जो भी रॉ डेटा आ रहा है उसको रिसीव करेगा। उसके बाद जैसे रॉ डेटा लाइक पिक्चर्स आई, पिक्सल्स में, उन सबको रिसीव करा। उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करे, एक्सट्रैक्ट करे सारे फीचर्स, ये सब। आउटपुट लेयर का न्यूरॉन्स के अंदर काम होता है कि फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे हमने एक इमेज दी, रॉ इमेज दी, तो आउटपुट होगा हिडन लेयर ने फंक्शंस वगैरह करे, चेक करा और आउटपुट में दे दे ये एक इमेज है। तो इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। लर्निंग इन न्यूरल नेट हैपेंस बाय एडजस्टिंग वेट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स यूजिंग एग्जांपल। तो यहाँ पर हम न्यूरॉन्स के बीच में वेट को एडजस्ट करने के बाद कनेक्शंस बनाता है, एंड दिस इज हाउ न्यूरल नेटवर्क लर्न। हर कनेक्शन के पास अपना खुद का वेट होता है जो कि स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। नेटवर्क प्रोसेस करता है इनपुट को, मतलब नेटवर्क के अंदर इनपुट्स आते हैं न्यूरॉन्स को के थ्रू। ओके। आउटपुट जो होता है वो डिजायर्ड आउटपुट से कंपेयर होता है। एरर्स जो होता है वो कैलकुलेट एंड प्रोपोगेट होते हैं पूरा बैकवर्ड्स में न्यूरॉन्स के अंदर। ये सारी चीजें। ओके। यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो न्यूरल नेटवर्क्स आर गुड फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जैसे इमेजेस के लिए, स्पीचेस के लिए और न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। दिस न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी गुड। दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशन पावर, बहुत सारी चाहिए होती है इसको। सुपरवाइज लर्निंग होती है ये, और अनसुपरवाइज भी होती है। लेबर डेटा भी दे सकते हैं, अनलेबल भी दे सकते हैं, बैक प्रोपोर्शन होता है इसमें। ओके, फिर यहाँ पर है एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड समर न्यूरॉन। मैंने बोला हर न्यूरॉन जो होता है उसके पास कुछ वेट होता है। तो दीज आर फॉर्मूला दैट इज यूज टू कैलकुलेट द वेट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, बट आई डोंट थिंक सो दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम इनको लर्न कर लेना। ठीक है, ये सारा लिंक तुम्हें मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एरर कैलकुलेशन के अंदर यूज होता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये कुछ अगर न्यूमेरिकल टाइप उनका डालने का मन करा, जैसे सिंपल एक न्यूरल नेटवर्क है जहाँ पर एक इनपुट है न्यूरॉन एंड एक आउटपुट है न्यूरॉन जिसका वेट है 0.5। ठीक है, एक्स है 1 और डिजायर्ड, इसको मैं रेड कर देती हूँ, दिख ही नहीं रहा है, और डिजायर्ड आउटपुट है 1। लर्निंग रेट ये है और ये एक पूरा सिग्मॉइड फंक्शन है। ठीक है, अब सपोज अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आया और तुम्हें बोला कि नेट इनपुट कैलकुलेट करो, तो इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंटू एक्स, जहाँ पर डब्ल्यू तुम्हें दे रखा है 0.5, है ना, एक्स दे रखा है 1, तो आंसर इसका 0.5 हो जाएगा। आउटपुट निकालने को बोल दिया तो 1/1 प्लस ई माइनस 0.5 सिग्मॉइड फंक्शन होता है, तो ये होता है। एरर कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो ये होता है। अपडेटेड वेट निकालने को बोल दिया तो कैसे निकालोगे? वेट चेंज निकालने को बोल दिया। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। ये देखो, ये रहे फॉर्मूलाज, इनको देख लेना। वैसे इतना मुझे लगता नहीं है न्यूमेरिकल आएगा, बट अगर आ गया बाय चांस तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे वेटेड सम निकालने का, आउटपुट निकालने का, एरर कैलकुलेशन का। दीज आर द फॉर्मूलाज, यू कैन हेल्प यूज देम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमने अभी तक लर्निंग्स वगैरह देख ली थी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले भी पूछे गए हैं, जैसे डिफाइन करो न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, और एक्सप्लेन करो वेट अपडेट प्रोसेस को। ठीक है, तुम वेट अपडेट प्रोसेस बोला तो तुम यहाँ पर फॉर्मूलाज लिख सकते हो। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है? हाउ डज इट वर्क इन न्यूरल नेट्स? तो बैक प्रोपोगेशन एक लर्निंग एल्गोरिथम है जहां पर एरर जो प्रोपोगेट होती है वो बैकवर्ड होती है। आउटपुट से इनपुट की, आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ जब एरर्स प्रोपोगेट होती है, यानी कि आउटपुट से इनपुट जा रही है, सो दीज आर लाइक बैक प्रोपोगेशन, राइट। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अपने वेट्स को अपडेट करके एरर को मिनिमाइज करना है।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस इन न्यूरल नेटवर्क। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं? एक्टिवेशन फंक्शंस की वजह से हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी एनालाइज कर पाता है, जैसे सिग्मॉइड्स हो गए। ठीक है, ये सारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। इतना क्लियर हो गया? नाउ ये थी हमारी न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेट लर्निंग, जहां पर हमें पता है कि हमारा जो भी कंप्यूटर है वो एक्ट करता है लाइक अ न्यूरॉन। ठीक है, लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। सो द नेक्स्ट लर्निंग वी हैव इज जेनेटिक लर्निंग। ठीक है, जेनेटिक लर्निंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन एंड लर्निंग टेक्निक इंस्पायर्ड बाय नेचुरल इवोल्यूशन। जेनेटिक बोलते हैं ना इसको, तो जेनेटिक्स में है, पहले से था अब भी है। तो इसलिए नेचुरल एवोल्यूशन से जब हम लर्न करना सीखते हैं दैट इज जेनेटिक लर्निंग, और जब न्यूरॉन्स वगैरह सब कुछ है दैट इज न्यूरल नेटवर्क लर्निंग। ओके, तो यहाँ पर हम क्लेम करते हैं कि ये जो लर्निंग टेक्निक है ये नेचुरल इवोल्यूशन से ज्यादा इंस्पायर्ड है, वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशन इवॉल्व्स ओवर generation using operation like selection, crossover and mutation to find the best solution। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर हम दो तीन एआई, सपोज हमारे पास बहुत सारे एआई है, उनका क्रॉस ओवर करवा रहे हैं, म्यूटेशंस करवा रहे हैं, और उसके बाद हमें एक बेस्ट एआई मिल रहा है। सो वी कैन क्लेम दैट कि ये वाला एआई जो है, फिर हम उसी को फर्दर मार्केट में लॉन्च होप करके लाएंगे। सो दीज आर जेनेटिक लर्निंग। सपोज मेरा एक एआई है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट रहती है, और एक एआई है जो बहुत ज्यादा जंप करता है। अब मैं कोई ऐसे गेम पे हूँ, जो तुमने देखा है नेट ऑफ करने के बाद वो डायनासोर जैसा होता है, वो बहुत तेज भागता है, और सामने से अपोनेंट आता है तो वो कूदता रहता है। तो अब मैं एक ऐसा कोई गेम है जहां पर मैं चाहती हूँ मेरा आउटपुट जो भी एआई है वो पहले तो चीज तो भागे भी बहुत तेज, और दूसरी चीज कूदे भी बहुत तेज, या फिर साथ में कूदे। तो मैं अगर इन दोनों फीचर्स को कंबाइन करूंगी तो मेरे पास एक ऐसा एआई बन जाएगा जो हेल्प करेगा भागने में भी और कूदने में भी बहुत तेज। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसओवर्स होते हैं, म्यूटेशन होती है जिसके हेल्प से हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें तो जेनेटिक लर्निंग इज बेस्ड ऑन जेनेटिक एल्गोरिदम, a class of evolutionary algorithm inspired by Darwin's theory of natural selection। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जेनेटिक लर्निंग में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन में हम एक रैंडम पॉपुलेशन बनाते हैं जहाँ पर जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो आएंगे। देन इवोल्यूशन होता है, हम उसका फिटनेस स्कोर निकालते हैं हर सॉल्यूशन का कि कौन सा सॉल्यूशन। देखो इनिशियली क्या होता है, कैसे करते हैं जेनेटिक लर्निंग, जितने भी हमारे पास एआईज वगैरह है सबसे पहले सारे क्रिएट होते हैं, देन उसमें से जो भी बेस्ट है उसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, है ना। जो भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है उन सबको एक जगह लिखते हैं, और उसमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। क्रॉसओवर करवाते हैं, पेरेंट सॉल्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और फिर एक ऑफस्प्रिंग सॉल्यूशन बनाता है। देन म्यूटेशन होती है, सम जीन्स आते हैं ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, और फिर रिप्लेसमेंट होती है, ओल्ड पॉपुलेशन को रिप्लेस कर सकते हैं विथ न्यू ऑफस्प्रिंग। इसे समझ आ गया? जेनेटिक एल्गोरिथम इज लाइक अ वे जहाँ पर हम डिफरेंट एआईज को बिल्ड कर पाते हैं, है ना। इनिशियलाइज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो अब देखो तुम्हें लर्निंग समझ आ गया, अब हम थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चंस में यूजुअली तुमसे जो पूछा जाएगा वो थ्योरी पूछी जाएगी कि डिफाइन करो व्हाट इज जेनेटिक लर्निंग एंड एक्सप्लेन करो इसके वर्किंग के स्टेप्स। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो जेनेटिक लर्निंग क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटली इवोल्यूशन से आता है। यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शंस होते हैं, क्रॉसओवर्स होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रॉसओवर और हाउ इट इज हेल्पिंग इन जेनेटिक एल्गोरिदम्स। सो यू कैन डिफाइन कि क्रॉसओवर का मतलब है दो पेरेंट के क्रोमोसोम्स को मिक्स कर देना और एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना, जिसके थ्रू हम ज्यादा अच्छे ट्रेड्स डाल पाए दोनों ही पेरेंट्स के। ठीक है, क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो यूजुअली पूछा जाता है, तुम्हारे मिड सेम्स वगैरह में भी आया होगा, इफ आई एम नॉट कम्प्लीटली फॉरगेट, आया था ये वाला क्वेश्चन शायद। ठीक है, तो जेनेटिक लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में डिफरेंस क्या है? न्यूरल नेटवर्क लर्निंग क्या करती है, ये वेट्स के बेसिस पे होती है ना, मैंने अभी थोड़ा सा बताया था कि वेट्स अरेंज करता है। ठीक है, बैक प्रोपगेशन होता है, रिक्वायर करते हैं हम डिफरेंशिएबल फंक्शंस को। और जेनेटिक लर्निंग इवोल्यूशन पे होता है। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर ग्रेडियंट्स एंड वर्क बाय इवॉल्विंग पॉपुलेशन और सॉल्यूशन। ठीक है, ये
तो अगर यहाँ देखो हमने मोस्टली ना सारा चीज़ें पढ़ा दी है मैंने तुम्हें, ऊपर से सारा कुछ कवर करवा दिया। अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम एक बार ना जाके कार्ड्स देख लेना, पीवाईक्यूज़ देख लेना, सो दैट तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुमसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। वैसे न्यूमेरिकल्स इसमें कुछ है नहीं, मोस्टली थ्योरी ही आई जाती है, तो थ्योरी ही आएगी, बट स्टिल आई वांट यू कि तुम लोग ऐसे चेक कर लो, सो दैट तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ और बहुत अच्छा स्कोर करो, ठीक है? बाकी अगर तुम वीडियो अब तक देख रहे थे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब